हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए एक पूरे पेपर का हल करने वाले हैं। यदि आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके हाथ में कैसा रियल पेपर होगा, वैसा रियल पेपर आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। जब आयोग आप सभी को पेपर देगा आपके परीक्षा हाल में, तो क्या क्या आपको पढ़ना है पेपर से पहले, पहले पेपर के पहले पेज पे क्या क्या लिखा रहता है, क्या क्या बातों का आप सभी को ध्यान रखना होता है, सारे पेपर का हल इस पेपर में आप सभी को मिलने वाले बहुत ही अच्छी तरीके से। सबसे पहले आपके सामने इस तरह का एक पेपर होगा, सेम इसी कलर का, जो कि प्रश्न पत्र लिखे रहेंगे। पूर्णांक पूरे 300 नंबर के पेपर रहेंगे। समय 2 घंटे का रहेगा। सामान्य निर्देशन आप सभी को क्या पढ़ना है, जैसे कि इस प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। सेम आपको इसी तरह पेपर मिलेंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक सही होगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होगा आप सभी को। उत्तर पत्रक पर अपने उत्तर नीले, काले और बाल पेन से ही अंकित करें। आप सभी को अपने पेपर में ध्यान रखिएगा, नीला और काला ही पेन लेकर जाना, दूसरा पेन आपको नहीं ले जाना है, ठीक है। एक प्रश्न के लिए एक ही उत्तर अंकित करें। जैसे 4 ऑप्शन दिया गया तो उस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर का आप सभी गोला भरना होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा गोला भरेंगे तो आप सभी को वहीं पर नंबर कट जाएगा, नहीं मिलेगा। वैसे तो आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन 2 गोला भर देंगे तो क्या नंबर मिलेगा? नहीं में नंबर मिलेगा। केवल आपको एक ही गोला भरना है, वो भी सही जो रहेगा, जो आपको आता रहेगा। फिर उसके बाद 6वां नंबर देखिए, उत्तर पत्रक पर किसी प्रकार की कटी फटी या गंदगी ना करें। साफ सुथरा आपको पेपर अपने पास रखना है, जो आपको रियल पेपर मिलेगा, क्योंकि वो पेपर आपको जो परीक्षार्थी और जो आपके एग्जामिनर रहेंगे उनको जमा करना होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए कुल समय 2 घंटा रहेगा, ठीक है। परीक्षा समाप्ति के बाद प्रश्न पत्र की प्रति साथ ले जाना अनुमति नहीं है, यानी उत्तर सीट के अलावा आप सभी को जो प्रश्न पत्र रहेंगे ना, उसको भी जमा करना पड़ेगा आप सभी को एग्जामिनर के पास। यानी आपको केवल भाई 2 पेन आपको अपने पास लेके जाना है और एडमिट कार्ड लेके जाना है, उसका पेपर आपको मिलेगा, पेपर भी जमा कर देंगे और उत्तर सीट भी आपको जमा करना होगा, ठीक है। विषय और अंक विभाजन क्या क्या रहेंगे देखिए, जैसे सामान्य ज्ञान के 38 प्रश्न रहेंगे 76 अंक के। सामान्य हिंदी 37 संख्या रहेंगे, 37 प्रश्न रहेंगे जो कि 74 अंक के, ठीक है। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी मैथ के 38 प्रश्न रहेंगे जो कि 76 अंक के। मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग 37 प्रश्न रहेंगे जो कि 74 नंबर के। तो इस तरह आपका पेपर होगा। पहले आप सभी को सामान्य ज्ञान का प्रश्न रहेगा, दूसरे सेक्शन में सामान्य हिंदी का रहेगा, तीसरे में मैथ रहेगा, चौथे में आप सभी का रीजनिंग। तो इस तरह से पेपर होगा। यदि आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो इस पूरे पेपर को हल लगा लीजिए। आयोग आप सभी से किस तरह सवाल पूछ रही है आप सभी को एक अंदाजा मिल जाएगा, लेकिन आप सभी पूरे पेपर को हल करना है। लगभग हम लोग 90 से 95 सवालों को डिस्कस करेंगे इस पेपर में, जिसमें आपका पूरे पेपर का हल रहेगा, सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ठीक है। तो चलिए इस पेपर को हल करते हैं। लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, तो स्कोर भी करिएगा कि इस पेपर से आप सभी का कितना स्कोर रहा, ठीक है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर करिएगा, एक भी सवाल पे आप सभी का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पहला ही सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजाउद्दौला, आसफउद्दौला, राजा चैत सिंह या राजा महिप नारायण सिंह। तो अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चैत सिंह ने किया था। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, संगम साहित्य निम्न भाषाओं में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य निम्न भाषाओं में से किससे संबंधित है? तमिल से, हिंदी से, संस्कृत से या गुजराती से? तो ये तमिल भाषा से संबंधित है संगम साहित्य, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, पश्चिम बंगाल का रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को, जीडीपी और जीएनपी के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो साथियों जीडीपी और जीएनपी के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? तो विदेशों से शुद्ध विदेशी आय, ये मुख्य अंतर है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को,
सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ? तो साथियों सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य एक सिंह वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी घर है? तो साथियों कौन सा भारतीय राज्य एक सिंह वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी घर है? तो भाई वो असम राज्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। उसके बाद भाई यदि आप सभी को एक सीट पक्की करनी है, पहले तो ये 10 टेस्ट लगा लीजिए, जिसमें आप सभी को पूरे 1500 क्वेश्चन मिलेंगे हर एक टेस्ट में। 38 सवाल जीके का, 37 सवाल हिंदी का, 38 सवाल मैथ का, 37 सवाल रीजनिंग। जैसे आपका पेपर होगा वैसे ही आपको हर एक टेस्ट मिलेगा। पीडीएफ के फॉर्मेट में ये आप सभी के पास तुरंत पहुंच जाएगा भाई संपूर्ण। इसके अलावा जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न होंगे भाई। तो जिनको भी चाहिए पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, इस नंबर मैसेज करके और मात्र 50 रुपीज़ पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए और अपनी तैयारी और भी अच्छी करिए। एक सीट पक्की करनी भाई, तो सारे क्वेश्चन को पढ़ना है। जितने भी प्रश्न हमारे सामने आए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसको तैयार करना है कि कहीं से सवाल पूछे आयोग, भाई हम उसे आसान तरीके से कर ले जाएं। वैसे आप जानते हैं यूपी पुलिस का पेपर आपका पिछले पेपर के ही आधारित पर आने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बस टेस्ट को लगाइए, अच्छी तरीके से तैयारी करिए। वित्त आयोग प्रत्येक कितने वर्ष में नियुक्त किया जाता है? वित्त आयोग प्रत्येक कितने वर्ष में नियुक्त किया जाता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1990, 1988, 1989 या 1987 में? किस वर्ष में की गई? 1990 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा या गोदावरी है? तो याद रखिएगा नर्मदा नदी है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो साथियों वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? 24, 21, 22 या 20? तो भाई याद रखिएगा 22 है भाषा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष यानी RIDF की स्थापना किस संस्थान के तहत की गई थी? तो साथियों ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की स्थापना किस संस्थान के तहत की गई थी? तो नाबार्ड के तहत की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है, यानी किसका ये हेल्पलाइन नंबर है? 1090 बताएंगे आप सभी लोग। तो ये वीमेन पावर लाइन का नंबर है ये, ठीक है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और लूट लिया? तो साथियों 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूट लिया था? मुहम्मद या महमूद आफ गजनी या घेंगिस खान या नादिर शाह? तो आप जानते हैं भाई 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसने लूट भी लिया था, जो कि मोहम्मद गजनी यानी महमूद आफ गजनी ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर रेगिस्तान देश माली की राजधानी है? तो साथियों निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर रेगिस्तान देश माली की राजधानी है? तो बमाको है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 15 और इसे हल करिए। उद्देश्य प्रारूप ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनाया, इसे संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? उद्देश्य प्रारूप ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनाया, इसे संविधान सभा में किसके द्वारा पेश किया गया था? राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, भीमराव अंबेडकर जी द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री या जवाहरलाल नेहरू द्वारा? किसके द्वारा पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन को किसमें स्रावित किया जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन को किसमें स्रावित किया जाता है? तो रक्त में स्रावित किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। दीर्घकालिक ऋण पर RBI कितनी ब्याज दर लेता है? तो साथियों दीर्घकालिक
ऋण पर आरबीआई कितनी ब्याज दर लेता है? तो ध्यान रखिएगा, जो बैंक दर होता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्नलिखित में से किसे बैंकर चेक कहा जाता है? तो साथू किसे बैंकर चेक कहा जाता है? डीडी को, आईपीओ को, एफडी को या तृतीय को? जो डिमांड ड्राफ्ट होता है यानी डीडी को कहते हैं भाई बैंकर चेक। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, वेग और समय का गुणनफल ये क्या प्रदान करता है? वेग और समय का गुणनफल क्या प्रदान करता है? तो आप जानते हैं विस्थापन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, डमहल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो साथियों डमहल किस राज्य का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जम्मू और कश्मीर का है ये लोक नृत्य डमहल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? साथियों बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, ऐसा कर जो आय बढ़ाने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है तो क्या कहलाता है? ऐसा कर जो आय बढ़ाने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है तो क्या कहलाता है? तो प्रगतिशील कर कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, भारत में किस गवर्नर जनरल के अधीन रेलवे प्रणाली शुरू की गई थी? तो साथियों भारत में किस गवर्नर जनरल के अधीन रेलवे प्रणाली शुरू की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? तो किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, वेबर किसकी इकाई है? तो साथियों वेबर ये किसकी इकाई है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, 26 को, मंगल ग्रह को भेजे गए नासा के शोध वाहन को किस नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को भेजे गए नासा के शोध वाहन को किस नाम से जाना जाता है? तो रोवर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को, उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में किससे से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था? तो बताइए दोस्त मेरे, उत्तर पश्चिम प्रांतों के लिए उच्च न्यायालय की पीठिका को 1869 में किस शहर से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था? तो आगरा से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, निम्नलिखित में से किसने 1866 में भारत के ब्रह्म समाज के गठन का नेतृत्व किया था? तो साथियों किसने 1866 में भारत के ब्रह्म समाज के गठन का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा केशव चंद्र सेन ने भाई नेतृत्व किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि क्लास आपकी पूरे एग्जाम तक चलने वाली, एक भी दिन का गैप नहीं होगा भाई। डेली क्लास आपको ऐसे मिलेगा, हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग बेस्ट लेवल के हिंदी सॉल्व करेंगे, रीजनिंग के सॉल्व को हल करेंगे, मैथ के सॉल्व को डिस्कस करेंगे, तो पूरा पेपर आपको हल करना है। खनन को अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में रखा गया है? तो साथियों खनन को अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में रखा गया है? आप जानते हैं पहले क्षेत्र में यानी प्राथमिक क्षेत्र में। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, कोशिका के नाभिक की खोज किसने की? कोशिका के नाभिक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो साथियों माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में मदद करते हैं? किस वायुमंडलीय परत में आयन होते हैं और वायरलेस संचार में भी मदद करते हैं? तो वो तापमंडल में होते हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, अटल भूजल योजना अटल जल का लक्ष्य स्थायी क्या प्रबंधन है? तो अटल भूजल योजना अटल जल का लक्ष्य स्थायी ये जो है वो भूजल प्रबंधन है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्तूप की संरचना संबंधित नहीं है? तो साथियों कौन सा शब्द स्तूप की संरचना संबंधित नहीं है? जैसे हर्मिका है, वेदिका है, छत्र, लेकिन विमान नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विमान से संबंधित एक सवाल हम करेंगे इसी क्लास में, उससे तैयार करिए क्योंकि यूपी पुलिस में वो सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निगमित किया? तो साथियों दादरा और नगर हवेली को भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निगमित किया था? तो साथियों याद रखिएगा आप लोग, संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत किया। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को, और लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर भी पूछेंगे भाई, स्कोर भी जरूर करिएगा। किस किले के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि यह परियों और देवताओं द्वारा बनाया गया था? तो साथियों किस किले के लिए रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि यह परियों और देवताओं द्वारा बनाया गया था? तो मेहरानगढ़ का किला के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 37 को, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो साथियों जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1956 में अपनाया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को, फरवरी 2026 में द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? फरवरी 2026 में द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 39 को, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान की कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान की कौन सी सूची में सूचीबद्ध है? तो याद रखिएगा समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, मलेरिया और कालाजार निम्न में से किसके कारण होता है? तो साथियों मलेरिया और कालाजार ये किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ कारण होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए और इसे हल करिए क्वेश्चन नंबर 41 को, 1885 में फिरोज शाह मेहता और केटी तिलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों 1885 में फिरोज शाह मेहता और केटी तिलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन किया गया था? तो साथियों किस वर्ष में आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन किया गया था? तो 1990 में किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए 29 जुलाई को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 को, डैश एक रासायनिक पदार्थ है जो विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है? वो एक रासायनिक पदार्थ कौन सा है जो कि विलयन में मुक्त हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है? तो अम्ल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 45 को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का चयन कौन करता है? तो साथियों संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का चयन कौन करता है? तो हमारे देश के राष्ट्रपति साहब करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को, भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाए गए? बताइए भारत में किस पंचवर्षीय योजना से उदारीकरण सहित राजकोषीय और आर्थिक सुधार अपनाए गए? तो याद रखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो साथियों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है वो किसके बारे में वर्णन करता है? तो संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में है अनुच्छेद 343। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 48 को, दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों में विमान को किस रूप में संदर्भित किया गया? ये देखिए सवाल आ गया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दक्षिण भारत के हिंदू मंदिरों में विमान का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किस रूप में संदर्भित किया गया है? तो मुख्य मंदिर के ऊपर मंदिर की मीनार के रूप में भाई संदर्भित किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 49 को, सहायक गठबंधन किसके द्वारा पेश किया गया था? साथियों सहायक गठबंधन किसके द्वारा पेश किया गया था? तो लॉर्ड
वेलेस्ली द्वारा पेश किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, वर्षा वनों में किस प्रकार की खेती की जाती है? तो साथियों वर्षा वनों में किस प्रकार की खेती जाती है? शुष्क खेती की जाती है, ऊर्ध्वाधर कृषि की जाती है, सीढ़ीदार कृषि या काटो और जलाओ खेती की जाती है? तो वर्षा वनों में भाई काटो और जलाओ प्रकार की खेती की जाती है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन जो बनेगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 51 को, मनुजात और मनुजात का अर्थ बताइए। मनुजात और मनुजात का अर्थ बताना है। तो क्या होता है? मानव राक्षस होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को, मालिक नौकर से काम करवाता है, वाक्य में क्रिया के किस भेद का पता चलता है? मालिक नौकर से काम करवाता है, यानी कि इस वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा पता चलता है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है ये। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछेंगे, जरूर कि स्कोर करेगा, और आप चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि ये क्लास आपके ऊपर एग्जाम तक चलेगी। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो साथियों सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो चिदंबरा के लिए मिला था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को, दिए गए शब्द का बहुवचन ज्ञात कीजिए। गौ का बहुवचन क्या होगा? तो गौएं होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 55 को, थोड़ा बहुत पद में समास कौन सा है? थोड़ा बहुत पद में समास कौन सा है? तो इसमें द्वंद्व समास है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 56 को, प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 57 को, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो साथियों तद्भव शब्द का चयन करना है। जनेऊ है, मेघ है, लोक है या भस्म है? तो दोस्त मेरे याद रखिए जनेऊ है, जो कि ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 को, जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी दिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पे व्यतिरेक अलंकार होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए तो हल करिए क्वेश्चन नंबर 59 को, सभी स्वर होते हैं किसमें? सभी स्वर होते हैं, जो भाई अल्प प्राण होते हैं ना वो सभी स्वर होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, पढ़नीय शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा? प्रत्यय मतलब जानते हैं किसी भी शब्द के आखिरी में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ बदलाव ला देते तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई? प्रत्यय बोलते हैं। तो पढ़नीय यानी ई लगा होगा भाई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 61 को, अशोक के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? अशोक के फूल निबंध के निबंधकार कौन है? तो याद रखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 62 को, सीता नहीं सोती यह किस वाक्य का उदाहरण है? सीता नहीं सोती तो यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो भाई ये कर्तृवाच्य का उदाहरण है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को, प्रशंसा का पर्यायवाची बताइए। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा? तो श्लाघा होगा भाई, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 64 को, निम्न में से धर्म का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? धर्म का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? तो स्वभाव होगा, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, किस क्रमांक में अल्प प्राण व्यंजन है? तो साथियों किस क्रमांक में अल्प प्राण व्यंजन है? तो त है या द है, फ या झ या ख या घ या ट या ढ है? किस क्रमांक में अल्प प्राण व्यंजन है? तो साथियों याद रखिए त और द है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है भाई? तत्सम तद्भव का जैसे अगम है, अगम ठीक है, बिल्कुल सही है। विद्युत बिजली ठीक है, तत्सम तद्भव है। होलिका होली ठीक है। सीख भाई सीख तो एक तद्भव है, देखिए क्या एक तद्भव, सीख एक तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है? शिक्षा होता है। तो ये युग्म क्या है? गलत है मेरे दोस्त। तो यही क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को, पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप कौन सा होगा? पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति रूप कौन सा है?
तो सातों कर्ता एवं कर्म है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सातों कृतार्थ होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, परीक्षा शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा है भाई? परीक्षा में यानी उपसर्ग मतलब शुरुआती में लगा होगा, तो कौन सा लगा है भाई? परी। पहला ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? निपात का मतलब जानते हैं ना, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे भाई मत, अधिक भार दिया जाता है, क्यों, इस पे अधिक भार दिया रहा है, जैसे मत, क्यों, नहीं भी होता है, नहीं, काश, और आपका जल्दी, केवल, ये सभी क्या निपात हैं। तो देखिए कौन सा है भाई, एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, आप भी लीजिए, तो निपात का प्रयोग आप भी लीजिए इसमें, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को, निम्नांकित मुहावरे के सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। जबान काट कर देना, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सर्वस्व दे देना, श्रद्धा प्रकट करना, वादा करना या महंगा उपहार देना। जबान काट कर देना यानी भाई वादा करना, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को, हरक का तत्सम क्या है भाई? हरक का तत्सम हरीश है, हर्ष, हर्क है, हर्ष है या हरक है? क्या है? तो हर्ष है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को, इनमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर है? तो साथ इनमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर है? अ है और औ है। पहला ऑप्शन राइट है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को, निम्नलिखित में से लोकोक्ति अच्छे बुरे को एक समान समझना का क्या अर्थ है? तो सातों अच्छे बुरे को एक समान समझना, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो सावधान 22 पसेरी, ये अर्थ है भाई। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइए दोस्त मेरे, कौन सा शुद्ध रूप है भाई? तो पारितोषिक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 76 को, अंतर शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? अंतर शब्द का अर्थ कौन सा नहीं? जैसे अवकाश है, भिन्न है, हृदय, लेकिन विवाह तो नहीं है ना, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 77 को, निवल शब्द का सही अर्थ क्या है? निवल शब्द का सही अर्थ क्या है? तो शुद्ध है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 78 को, वह लड़का क्रिकेट खेलेगा, वाक्य में विशेषण कौन सा है? वह लड़का क्रिकेट, विशेषण की बात कर रहा है, तो भाई सिंपल सा सवाल है, तुरंत बताना चाहिए वह। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79 को, समासिक पद अष्टाध्यायी के सही विग्रह को चुने। समासिक पद अष्टाध्यायी के सही विग्रह को चुनना क्या होगा? 8 अध्यायों का समाहार अष्टाध्यायी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 80 को, आब शब्द का सही अर्थ कौन सा नहीं है? तो साथियों आब शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है बताएंगे आप सब लोग। जैसे पानी है, कांति है, प्रतिष्ठा, लेकिन संख नहीं है, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 81 को। तो साथियों अब यहाँ से हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवाल कॉल करेंगे। भाई रीजनिंग और मैथ में आप सभी का एक भी सवाल गलती नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। जैसे देखिए एक विशेष कूट भाषा में प्लस गुणा को दर्शाता है, भाग प्लस को दर्शाता है, माइनस भाग को दर्शाता है और गुणा माइनस को दर्शाता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। ये समीकरण दिया है, लेकिन समीकरण आपको प्रश्न के हिसाब से तैयार करना होगा पहले। तो पहले आप समीकरण को तैयार करिए। चलिए सोचिए समझिए, आप अपने से हल करिए इसे। 1 मिनट का समय लीजिए, कितना आंसर आएगा सोचिए परखिए। पहले आप समीकरण बनाइए। तो 12 भाग है, भाग क्या दर्शा रहा है? भाग प्लस को दर्शा रहा है, तो भाग की जगह प्लस रख देंगे। 6 के बाद देखिए माइनस है, माइनस यहाँ पर देखिए भाग को दर्शा रहा है, तो माइनस की जगह भाग रख दीजिए। 2 के बाद देखिए प्लस है, प्लस गुणा को दर्शा रहा है पहला लाइन में देखिए, तो प्लस की जगह गुणा। फिर इसके बाद गुणा क्या दर्शा रहा है भाई? गुणा माइनस को, तो गुणा की जगह माइनस। ये समीकरण बन के तैयार हो चुका है। इसमें आप बॉर्डम स्कीम हम लोग लगा सकते हैं। तो देखिए 12 प्लस 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार में, गुणा 10 माइनस 5। अब 12 प्लस
10 तिहाई 30 माइनस 5, 12 30 कितना होता है 42, 42 में से 5 घटा देंगे तो 37। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये तो आसान सवाल रहा पहला। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर क्या होगा भाई साहब, इसमें तो काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल दिया है भाई। देखिए, विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है और अक्षरांकीय श्रृंखला को पूरा कर सकता है। A13L, C20S, G26Y, M31D प्रश्नवाचक चिन्ह। तो भाई पहले तो आप जब भी नंबर और अक्षर का सवाल दे तो आप नंबर का हल कर लिए। 13 से 20 प्लस 7, 20 से 26 प्लस 6, 26 से 31 प्लस 5। देखिए 7 अच्छा 5 घट रहा है, यानी इसमें प्लस 4 करना होगा। 31 4 35, कौन सा ऑप्शन है 35 वाला भाई? 3 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन को काट दिया जाए भाई, बी ऑप्शन आएगा नहीं क्योंकि 36 दिया है। अब हमें यहाँ पे भाई अक्षर को भी हल करने की आवश्यकता है। 35 तो हमारा आंसर आ गया नंबर पे, लेकिन अब हमें अक्षर को हल करना है। ACGM, देखिए A 1 होता है, C 3 होता है, G 7 होता है, M 13 होता है, ये होता है ना। अब देखिए 1 से 3 प्लस 2, 3 से 7 प्लस 4, 7 से 13 प्लस 6। भाई देखिए 2 4 6, 2 का एडिंग चला है तो प्लस 2 करेंगे 8, 8 13 21, 21 पे कौन अक्षर आता है भाई? U आता है। तो U35 देखिए कौन सा ऑप्शन है भाई? देखिए U35, U35। अब ये दो ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये देखिए U36 भी 35 है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 21 आया नंबर तो U आएगा पहला अक्षर का कोडिंग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे U आया, यानी U35 हो, या तो पहला ऑप्शन या तो डी ऑप्शन। अब लास्ट वाले अक्षर का हम यदि हम कोड करके उसका अक्षर निकालेंगे या तो G आ जाएगा या तो H आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा भाई, है ना। देखिए L से S, S से Y, Y से D, यही ना। L होता है आपका 12, पहले हम लिख लेते हैं भाई। L लास्ट अक्षर का हम कोड करें भाई। L 12, S 19, Y 25, D 4, ठीक। 12 से 19 प्लस 7, 19 से 25 प्लस 6। अब भाई आप जानते हैं A से लेकर Z तक आपका 26 होता है। जैसे हम 27 बढ़ते A हो जाता है, तो 27 पे 28 पे B, 29 पे 30 पे D, तो यहाँ पे 30 करिए D को, तो 25 से 30 प्लस 5। देखिए 7 6 5 घट रहा है इसमें, तो इसमें -4 कर दिए भाई, यानी प्लस 4 इसमें करना होगा हमें। तो कितना होगा 4 में 4, ये लेकिन यहाँ पे 4 करेंगे, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 8 पे H, तो H किस में है भाई? U35 H में, डी ऑप्शन है। देखिए तो ये हमारा आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे ये सवाल हल हुआ भाई, ठीक है। सभी को समझ में आया? चलिए, तो साथियों किसी भी सवाल पे आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिएगा भाई। डाउट लेकर आप मत चलिएगा भाई किसी भी सवाल पे, ठीक है। देखिए एक निश्चित कुट भाषा में स्टार को 55 तथा कट को 42 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, उसी भाषा में पेन को कैसे कुटबद्ध किया जाएगा? तो भाई साहब स्टार को 55 कैसे कोड किया गया होगा? S 19 T 20 A 1 और 18, ठीक। 19 1 20 20 20 40 40 और ये 58 गुरु हो रहा है। तो 58 से 55, 58 से 55 जानते कैसे बना है भाई? इसमें कितने अक्षर है? 4 अक्षर हैं। यदि हम -4 करते हैं तो 54। फिर इस जितने अक्षर है ना, जितने नंबर ऑफ लेटर, इसमें से -1 एक किया है भाई 58। अब देखिए पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 4 में से घटाएंगे 3, अब जाकर देखिए 55 आंसर आया, यानी जितना अक्षर है ना स्टार में उसमें से पहले एक माइनस किया है, फिर टोटल में से माइनस किया भाई। उसी प्रकार देखिए कट, जैसे कट को 42 है लिखा है, तो देखिए C3 U 21 T 20, तो 21 और 3 24, 24 20 44, देखिए 44 है। अब कट में कितने अक्षर है? 3 अक्षर हैं, तो 3 में से एक माइनस करिए, तब 44 में से 2 घटाइए। देखिए 3 में से घटाएंगे 2, 44 में 2 घटाएंगे 42, आंसर आ गया। अब इसी प्रकार पेन का टोटल करिए, जितने अक्षर उसमें से एक घटाकर तब जाकर आंसर निकलिएगा। PEN, P होता है 16, E होता है 5 और N होता है 14। 16 और 5 21 35, 35। अब पेन में कितने हैं? 3 अक्षर, तो इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। 35 माइनस 3 में से घटाएंगे 2, 35 में से 2 घटाएंगे 33, अब जाकर हमारा आंसर आएगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, चलिए इसी बात पे एक आप राइट आंसर बताइए। तो पेन का आपने बताया ना, आपने बताया कम का, इसी बात पे बताइए कम का कितना आंसर आएगा, सभी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा? ये भी बेस्ट लेवल का सवाल है भाई, हल करिए।
ABCDEF और G एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सही बात है, एक गोला मेज है, ठीक है। कितने लोग हैं भाई? ए से लेकर जी तक, यानी 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग को बैठाना है। इसका केंद्र बीच में है। सभी भाई केंद्र की तरफ देख रहे हैं। 3, 1 सेकेंड थोड़ा सा, 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे बहुत आसान तरीके से। पहला लाइन पढ़िए। ए जो है वो जी के दाएं तीसरे स्थान बैठा है। ए जो है जी के दाएं से तीसरे स्थान पे, जी को यहाँ बैठा लीजिए। जी के दाएं से तीसरे स्थान पे, दायां इधर ही होगा ना भाई, बायां इधर होगा, यही बस आपको ध्यान रखना है क्योंकि सभी केंद्र की तरफ देख रहे हैं। जी के दाएं से तीसरे स्थान पे ए है, तो जी का दाएं एक है इधर, 2 इधर, 3 यहाँ पे, यानी तीसरे स्थान पे कौन बैठा है भाई? ए, यानी ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पहला लाइन क्लियर हो गया। फिर सी जो है वो डी के दाएं दूसरे स्थान पे है। अभी इसको छोड़ते हैं, दूसरा का लाइन पढ़ते हैं। जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी सी न तो यहाँ आएगा न तो यहाँ आएगा भाई, क्योंकि निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे, क्योंकि सवाल बोल दिया है कि जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी सी इधर नहीं आएगा भाई, जी के दायां बायां, ठीक है। फिर देखिए अब जो छोड़े तो इसको हल कर लेते हैं भाई। सी जो डी के दाएं दूसरे स्थान पे है, डी के दाएं से, यानी भाई डी को हम यहाँ बैठा लेते हैं, तो दाएं से दूसरे स्थान पे, डी के दाएं से दूसरे स्थान पे सी, यानी ऐसा काम करते हैं डी को यहाँ बैठा लेते हैं, तो यहाँ सी आ जाएगा, क्योंकि देखिए डी के दाएं से दूसरे स्थान पे सी आ जाएगा। डी के दाएं से पहले स्थान पे ए ऑलरेडी बैठ गया है, सी, तभी तो भाई देखिए सी जी का निकटतम पड़ोसी नहीं आना चाहिए था। यदि हम डी को यहाँ बैठाते ए की, तब तो यहाँ आता भाई, तो हमारा नहीं सिस्टम बैठ पाता, तो डी को बिल्कुल ठीक यहाँ बैठाकर सी को यहाँ बैठा देते हैं, तब जाकर डी के दाएं से दूसरे स्थान पे सी आ गया। फिर देखिए जी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ई जो है बी के ठीक बाएं है, तो सातु बी के ठीक बाएं कौन? ई है, तो ऐसा काम करिए बी को यहाँ बैठा लीजिए, ई को यहाँ बैठा लीजिए, तब जाके देखिए बी के बाएं यानी लेफ्ट में ई आ जाएगा। तो ए का भी पंक्ति में नहीं बैठा है, कौन नहीं बैठा? एफ नहीं बैठा, तो एफ को यहाँ बैठा लिया जाए। सवाल पूरा आ गया। अब पढ़िए लास्ट लाइन में क्या दिया है सवाल। डी के बाएं से गिरने पर डी और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं? डी के साथ ही बाएं गिरने पर, यानी इधर बायां इधर होगा, दायां तो इधर होगा, लेकिन भाई डी के बाएं से गिरने पर डी और बी के बीच में, तो डी देखिए यहाँ है, बी यहाँ है, तो इसके बीच में एक एफ है एक जी है, 2 लोग आ रहे हैं, यानी बी ऑप्शन। एक डी के बाएं से गिरने पर डी और बी के बीच में 2 लोग आ रहे हैं, एक एफ आ रहा है एक जी आ रहा है भाई, ठीक है। यदि दाएं से पूछता तो ए एक है एक सी है एक ई है, लेकिन बाएं से पूछा 2 लोग, एक एफ है एक जी है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा आपका राइट आंसर बनेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 को। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 46 47 94 97 388 प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए 46 47 94 97 388, ठीक है। तो 46 47 +1, 47 94 दुगना 2, 94 97 +3, 97 से 388 कितना हुआ भाई? तो मल्टीप्लाई 4, तो पहले +1 गुणा 2 +3 गुणा 4, यानी भाई 398 इस बार हमें +5 करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पहले +1 फिर गुणा 2 +3 गुणा 4 +5, यानी 388 5 कितना हो जाएगा? 393 होना चाहिए। 393 इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पे आएगा भाई। देखिए ऑप्शन कौन सा दिया? बी ऑप्शन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए जो आसान सवाल रहेगा हम उससे जल्दी हल करेंगे, आप भी हल करते चलिएगा साथ में। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षरांकीय समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो अक्षर और अंक समूह का चयन दिया है, तो श्रृंखला को पूरा करिए। हमने आपको कितनी बार बताया जब नंबर और अक्षर साथ में दे तो सबसे पहले आप नंबर को हल क्या करिए। 7 9 11 13, बहुत आसान सवाल है तो भाई। तो 13 देखिए किस में है मेरे दोस्त? सी ऑप्शन में, और कोई ऑप्शन देखिए दिया ही नहीं 13। आप देखिए ना, नंबर 7 है पहले वाले में, दूसरे में 9 है, तीसरे वाले में 11 है, तो 7 से 9 +2, 9 से 11 +2, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे 11 में 2 जोड़ेंगे 13, तो ये सी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे भाई। क्लियर? चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 87 को। भाई पूरे 55 सवाल आएंगे रीजनिंग के, सेम आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। बताइए भाई, इस बार अक्षरों का केवल श्रृंखला दिया है,
इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा? तो हमने आपको कितनी बार बताया भाई, पहले अक्षर का इस्तेमाल आप करिए। DEFGH आएगा भाई। ये तो भाई मूल आपका ABCD दिया, देखिए ABCDEFG, देखिए जी है तो यहाँ पे एच आ जाएगा। कौन से एच से ऑप्शन है? एक डी ऑप्शन है, एक ए ऑप्शन है। अब बीच वाला अक्षर, दूसरे अक्षर का हम कोड निकालेंगे तो यह हमारा टी आ जाएगा या तो यू आ जाएगा। दोनों ऑप्शन जो बी दिया और सी दिया, ये तो देखिए बी से स्टार्ट किया है, बी से स्टार्ट किया, तो ये दो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि पहला तो हमारा कौन सा आ गया, यह आ चुका। अब देखिए दूसरे अक्षर का कोड निकालिए, PQRS, सर जी PQRST यानी HT, कौन सा है? पहला ऑप्शन, तो राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो ऐसा ही सवाल आएगा आपके पेपर में। कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहेंगे, लेकिन नहीं भाई, हम आपको हर एक तरीका का सॉल्व कराएंगे। तो भाई बस आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ठीक है। एक निश्चित कुट भाषा में नमन को बाण में लिखा जाता है, उस भाषा में कारपेट को किस प्रकार लिखा जाएगा? बताइए कितना आंसर होगा? तो ये सवाल तो हमें हल करना होगा भाई। NAMAN, नमन को कितना लिखा है? 92। N14 A1 M13 A1 N14, जोड़िए भाई, 14 14 28 28 13 14 42 1 4300 हो रहा है तो भाई, यानी 43। तो अब इसका उल्टा करना पड़ेगा, अपोजिट करिए हर एक अक्षर का। एन का अपोजिट एम होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एम का अपोजिट एन होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, एन का अपोजिट एम होता है। अब इनका कोड करिए, M13 Z26 N14 Z26 M13। देखिए 13 13 26 26 26 52 52 26 78 78 14 92, ठीक है। अब सभी को समझ में आया कि हर एक अक्षर का अपोजिट करके उसका कोड करके जोड़ा है भाई। तो कारपेट करिए आप, कारपेट CARPET, हर एक अक्षर का कोड। सी का अपोजिट एक्स, ए का अपोजिट आर, ए का अपोजिट जेड, आर का अपोजिट आई होता है, पी का अपोजिट आपका के होता है, ई का अपोजिट भी होता है, टी का अपोजिट GT रोड यानी जी होता है। अब हर एक अक्षर का कोड करिए, X24 Z26 I9 K11 V22 G7, जोड़िए 24 26 30 26 30 और 24 26 50 50 9 59 59 11 59 11 70 70 22 92 92 7 99, 99 आएगा। डी ऑप्शन 88 का डी ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर होंगे मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 का राइट आंसर। एक निश्चित कुट भाषा में राम इज बॉय को QAZ WSX EDC, बॉय हैज कार को PLM QAZ IJB और कार इज ब्लू को EDC IJB FTB के रूप में लिखा जाता है। तो समान भाषा में राम को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सातों इस बार सिंगल पूछा है ना, तो कितनी बार हमने सवाल आपको हल करने का तरीका बताएगी। जब सिंगल पूछे तो आप क्या करिए, देख लीजिए, जिसमें राम रहेगा उसी में आपका आंसर होगा, जिसमें राम होगा आपका उसी में आंसर होगा। तो राम देखिए केवल इसी में है, यानी हमारा कोड खाली इसी में मिलेगा, इसी 3 में। तो ऐसा काम करें, 2 कोड को कॉमन से आप काट दीजिए, ऑप्शन चेक करिए। देखिए राम केवल इसी में है तो QAZ WSX और EDC। अब दूसरे के वाले कोड देखिए दोस्त मेरे, QAZ इसमें है, फिर देखिए EDC इसमें है, EDC इसमें है। अब देखिए राम इज बॉय में केवल बच रहा है कौन सा? WSX बच रहा है, तो राम का कोड क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। हमेशा याद रहे, जब सिंगल पूछे, जब 3 दिया रहे, तो जिसमें रहेगा ना उसमें से 2 कोड आप किसी तरह कॉमन चेक करके काटवा दीजिए भाई, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए राम इसमें था, ठीक है, और किसी में देखिए बॉय हैज कार है और कार इज ब्लू है, किसी में राम नहीं है जिसका कोड पूछा हमसे, तो हमारा आंसर इसी मिलेगा भाई जिसमें राम रहेगा। तो देखिए QAZ, इसमें देखिए इसका कोड जो राम इज बॉय में QAZ है। तो अब देखिए दूसरे के वाले में देखिए यहाँ पे QAZ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, कॉमन है तो कैंसिल हो जाता है ना इस तरह के सवाल में। उसके प्रकार देखिए EDC देखिए कार इज ब्लू वाले में दिया, EDC दिया, कट जाएगा। तो राम का कोड क्या होगा भाई? एक बच रहा है WSX होगा, तो C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस तरह सॉल्व हल करेंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 90 को। LMNO PQR और S एक वृत्त में केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। एक वृत्त है, ऐसे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग। सवाल पढ़िए,
यस जो आर के दाई है तो आर के दाएं यस है, ठीक है, पहला लाइन क्लियर हो गया। पी जो एन के बाएं हैं और एल के दाएं हैं, साथियों एन के बाएं पी है और एल के दाएं है पी है। तो ऐसा काम करिए ना कि एन के बाएं, तो हम ऐसा करते हैं भाई कि एन के बाएं पी को यहाँ बैठा देते हैं और एल के दाएं एल को यहाँ बैठा देते हैं। एल के देखिए दाएं पी, एन के बाएं पी, दूसरा का लाइन क्लियर हो गया, ठीक है। अपने मन से बैठा रहे भाई, आप भी अपने मन से बैठाइएगा। फिर देखिए आर जो है वो ओ के दाएं और ओ एन के दाएं हैं। एक सेकंड भाई, सवाल देखिए क्या है कि आर जो ओ के दाएं है, यहाँ आर यहाँ पे है तो आर जो ओ के दाएं हैं तो ओ को हम यहाँ बैठाएंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, ओ के दाएं आर हो जाएगा यहाँ पे, और ओ जो एन के बाएं, देखिए यहाँ पे एन के भी दाएं हो गया। सवाल देखिए बोला यहाँ पे दूसरा का लाइन देखिए कि आर जो है ओ के दाएं है तो ओ के दाएं आर हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसका देखिए और ओ जो एन के दाएं है तो एन के दाएं ओ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे, ठीक है। फिर देखिए यदि क्यों जो यस के दाएं हैं, यदि क्यों जो यस के दाएं क्यों, तो यस तो ऑलरेडी यहाँ बैठा है तो इसके दाएं कौन हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। तो एक अभी खाली, तो यहाँ पे कौन नहीं बैठा है भाई, पी ओ एल एम, एम नहीं बैठेगा, एम यहाँ बैठा दीजिए। सवाल क्या पूछा है कि यम के दाएं कौन बैठा है, यम के दाएं यल बैठा है, यहाँ पे देखिए यहाँ यम अंतिम बैठा है, यम के दाएं यल बैठा है, ये डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देख लिए भाई, ऐसे आप सवाल को हल करेंगे मेरे दोस्त, ठीक है, किसी प्रकार का डाउट। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को। एक समानुपात में पहला दूसरा और तीसरा यानी चौथा पद क्रमशः 51, 68 और 108 दिया, तो तीसरा पद क्या होगा। तो दोस्त मेरे एक समानुपात में पहला पद दिया है, पहला दूसरा दिया है 68, तीसरा आप सभी से पूछ दिया है, तीसरा हम x मान लेते हैं ना, चौथा 108 दिया है ना, तो तीसरा पद पूछा है तो 51 का गुणा 108 में 68 गुणे x, तो पहला का लास्ट में, यानी ऐसे होगा 51 बटे, हम ऐसे कर लेते हैं 51 बटे 68 बराबर x बटे 108, डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त मेरे, तो कितना हो जाएगा, ऐसे काम करते हैं हम, थोड़ा काट लेते हैं, 17 × 51, 17 × 4 = 68, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x बराबर 3 का मल्टीप्लाई 108 में हो जाएगा, यानी 3 गुणे 108, ठीक, x की वैल्यू बटे में हो जाएगा, तो 4 का भाग आप करवाइए, कितने हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 से 28, 27 दिया 81 आएगा भाई। तो तीसरा पद क्या होगा, 81 होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे देखिए क्या पूछा था, एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद दिया है ना, 51 दिया है, 68 दिया है, तीसरा हम x मान लेते हैं क्योंकि तीसरा पूछा, चौथा 108 दिया है। तो ऐसा काम करते 51 बटे 68 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं भाई, x बटे 108। तो अब देखिए 17 × 51, 17 × 4 = 68, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, यहाँ पे 3 का गुणा 108 में होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना होगा भाई, 3 गुणे 108 बटे में 4 ही होगा ना, तो 4 का भाग जब 108 में कराएंगे, 4 दूना 8, 4 7 28, 27 हो आपका 108, अब 27 गुणा 3 में करेंगे ना तो कितना होगा, 81 हो जाएगा। तो देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 92 को। अब इस सवाल का उत्तर आप करेंगे दोस्त मेरे, सभी हल करेंगे। देखिए निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, 2 गुणे 9 -6 + 12 भाग 3 बराबर 7। तो पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन का मदद लेकर सवाल हल होता है, आप सभी को मालूम होगा है ना। तो पहला ऑप्शन को उठाएंगे, 12 और 3 को बदलेंगे, जहाँ 12 हो वहाँ पे 3, जहाँ पे 3 हो वहाँ पे 12 रखेंगे और देखेंगे क्या 7 बराबर 7 आंसर आता है। देखिए पहला ऑप्शन 12 और 3 को हम बदलेंगे, 2 गुणे 9 -6, ठीक है, प्लस 12 है, तो 12 की जगह 3 भाग 3 की जगह 12 है बराबर 7। अब साथियों जब 12 का भाग हम 3 में कराएंगे जाएगा नहीं, यानी पहला ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा। अब ऑप्शन भी आएगा, 9 और 6 बदलेंगे हम लोग अब, ठीक है। 2 गुणे 9 है तो भाई 6 कर देंगे, -6 है तो 9 कर देंगे, प्लस 12 भाग 3 बराबर 7। अब इसको हल करिए, 2 गुणे 6 -9 प्लस 3 का भाग 12 में देंगे 4 बराबर 7, ठीक है। तो 6 दूनी 12 -9 प्लस 4 बराबर 7, ठीक है। फिर इसका देखिए ये +4 है, ये +12 कितना हो जाएगा, +16 -9 बराबर 7। तो साथियों 16 से 9 घटाएंगे 7, तो 7 बराबर 7 आ गया। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्त, आप सभी को समझ में आया। चलिए
नेक्स्ट अगला सॉल्व हल करिए क्वेश्चन नंबर 93 को। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। 35 का रिलेशन 8 दिया है, तो उसी प्रकार आप 73 का रिलेशन बताइए। तो साथों इसमें सिंपल सा लॉजिक है, 35 को ब्रेक कर दिया 3 5 8, तो इसी प्रकार 7 और 3 को ब्रेक कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप बताइए दोस्त मेरे कि 100 का कितना होगा। मान के चलिए यहाँ पे 35 8 73 10 है, तो इसी प्रकार आप 100 का बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो कितना आंसर आएगा कमेंट बॉक्स करके बताइए। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 को। एक परीक्षा में 52 छात्रों के औसत अंक 45 है, ठीक है। जैसे छात्र हैं, मानते हैं स्टूडेंट हो गए, ये इनका एवरेज हो गया, ठीक है। कितने हैं 52 छात्र हैं और एवरेज कितना है 45 है, तो ये किसके बराबर मल्टीप्लाई हो जाता है ना भाई, तो कितने बराबर 2340 के बराबर हो जाएगा। यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को जो केवल एक एक छात्र को ही मिले हैं, भाई याद रखिएगा, यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को जो केवल एक एक छात्र को मिले हैं निकाल दिए गए। सवाल क्या बोलते, यदि उच्चतम और न्यूनतम अंकों को निकाल दिए जाएं, जो मैक्सिमम और मिनिमम अंकों को निकाल दिया जाए, तो शेष छात्रों का औसत अंक में से एक घटा जाता है, यानी 2 को घटाया जाता है। तो अब देखिए छात्र कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। अब एक भाई 2 छात्रों को निकाल दे तो औसत अंक एक कम हो जाएगा, तो 44 हो जाएगा यहाँ से, है ना मेरे दोस्त। तो किसके बराबर होगा 44 पंजे 220 यानी 2200 के बराबर हो जाएगा। 2 छात्रों को अंकों का योग कितना होगा भाई, तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत योग क्या होगा ये पूछा आप सभी से ना। तो आप देखिए इसमें से हमें घटाना पड़ेगा भाई, 0 4 3 में से 2 घटाए 140। अब 140 2 का पूछा तो आधा कर दिए, कितना होगा 2 7 14 यानी 70 होगा भाई। तो उच्चतम और न्यूनतम अंकों का औसत कितना होगा 70 होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये फाइनली आपका पूरा 94 सवाल कंप्लीट हुआ इस पेपर में। थोड़ा सा जल्दी सवाल को कराया मेरे दोस्त, समय हमारे पास नहीं है। तो बताइए आप सभी को सेशन कैसा लगा। यदि आप सभी को किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चैनल पे नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। इसी तरह डेली क्लास आप सभी के बीच में आएगा, एक भी दिन का गैप नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। रिवीजन आप करते रहिए, आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब मेहनत करिए भाई। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथियों एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।